हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है वर्ल्ड बैंक और टॉपिक का नाम है फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फैसिलिटीज़ टू मेंबर कंट्रीज। नंबर 1, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसको SAF भी कहा जाता है। In order to reduce their balance of payment deficit and maintaining or regaining the economic growth of member countries, the World Bank has introduced structural adjustment facilities in 1985. वर्ल्ड बैंक ने 1985 में स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी को लॉन्च किया था ताकि मेंबर कंट्रीज़ की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व की जाए और मेंबर कंट्रीज़ को लोन देके उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट की जाए। दीज फंड्स आर यूज टू फाइनेंस जनरल इम्पोर्ट्स with a few agreed exceptions such as luxury and imports. luxury and imports बेसिकली इसमें यह बताया गया कि लोन तो देती थी वो, मगर वर्ल्ड बैंक ये एक्सेप्शन लगा देता था कि तुम्हें लोन लग्जरी आइटम या कुछ रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट्स के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो वो रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट्स की पूरी उनकी लिस्ट होती थी, वो फॉलो करनी पड़ती थी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करने के लिए बेसिकली हमें लोन दिया जाता था वर्ल्ड बैंक के थ्रू, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हो कि वर्ल्ड बैंक हमें कहता था कि मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट सही करवाने के लिए लोन दे देता हूँ, मगर फलां चीज़ों के लिए नहीं दूंगा। अब जैसे लग्जरी आइटम बाहर से आ रही है उसके लिए नहीं दूंगा, ठीक है ना। कोई कैपिटल गुड्स आ रहे हैं जिससे देश की तरक्की होगी, बड़ी बड़ी मशीनें आ रही हैं, उसके लिए दे देता था, ठीक है। दीज फंड्स आर रिलीज्ड इन 2 पार्ट्स एंड इन अ सीरीज ऑफ 5 स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटीज टू द बोरिंग कंट्री। मतलब 2 पार्ट्स में होता था या 5 में होता था, इस टाइप के होता था। अप टू 5 तक किस्तें भी मिलती थी। जनरली द बैंक इम्पोजेज स्टिफ कंडीशंस, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, टर्म्स एंड कंडीशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। These are also provided to support the programs running from 5 to 7 years. जैसे इंडिया में 5 ईयर प्लान्स होते हैं, हर एक कंट्री में जो प्लान्स होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए भी ये इस टाइप के लोन्स दिए जाते थे, ठीक है। और ये 5 से 7 साल तक किस्तें मिलती रहती थी इनकी। नेक्स्ट आ जाता है एनहेंस्ड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ESF इसको कह देते थे। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ कंसेशनल रिसोर्सेज टू लो income member countries, ESF was established in December 1987. अब जो लो ऐसी मेंबर कंट्रीज जिसकी इनकम लो है, GDP लो है, सिंपल वर्ड्स में अंडर डेवलप कंट्रीज, उनके लिए कंसेशनल रेट पे लोन देने के लिए ये चीज़ आगे लाई गई थी। इट प्रोवाइड्स न्यू कंसेशनल रिसोर्सेज ऑफ SDR 6 बिलियन विच विल बी फाइनेंस्ड, जो कि फाइनेंस किए जाएंगे स्पेशल लोन्स एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डेवलप्ड एंड ओपेक कंट्रीज। सिंपल वर्ड्स में लोन्स दिए जाएंगे गरीब कंट्रीज को। और कहाँ से अरेंज किया जाएगा लोन्स को अरेंज किया जा सकता है डेवलप कंट्रीज के थ्रू, या फिर जो ओपेक कंट्रीज हैं, मतलब ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, उनके थ्रू। द पर्पज ऑफ फॉर एडवांसिंग द अमाउंट इज सेम, दैट इज रिड्यूस, अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट को रिड्यूस करना मेंबर कंट्रीज के और एनकरेज करना ग्रोथ को। अब दिमाग से सोचो, जो गरीब कंट्रीज हैं सिर्फ उनके लिए ये एनहेंस्ड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी लाई जा रही है। द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द वर्ल्ड बैंक इज 0.5%, काफ़ी जेन्युइन था इनका rate of interest, which is to be paid in 10 semi-annual installments beginning after 5.5 year of disbursement. जब भी लोन हमें जाएगा 5.5 साल के बाद 0.5% के हिसाब से देना है, और इसकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं हर 6 महीने में एक इंस्टॉलमेंट देनी है। 10 सेमी एनुअल, एनुअल मतलब सालाना, सेमी एनुअल मतलब आधा साल, मतलब 6 महीने की 10 किस्तें देनी है, वो भी आधे % रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो आई होप ये ESF भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है स्पेशल एक्शन प्रोग्राम, जिसको SAP कहा गया है, ठीक है। स्पेशल एक्शन प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड इन 1983 टू स्ट्रेंथन द IBRD's एबिलिटी टू असिस्ट मेंबर कंट्रीज इन एडजस्टिंग द करंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सिंपल वर्ड्स में स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम भी लाया गया ताकि ये जो IBRD, मतलब वर्ल्ड बैंक IBRD कहते हैं ना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको असिस्ट किया जाए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से। मतलब अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को कंड्यूसिव बनाना है तो गरीब कंट्रीज को भी लोन दिया जाएगा। इट हैज़ 4 एलिमेंट्स, इसके 4 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट, प्रोवाइड लैंडिंग for structural adjustment policy changes, export oriented production, full utilization of existing capacity, maintenance of critical infrastructure। मतलब लैंडिंग इन चीज़ों के लिए की जाएगी जिसमें कि पॉलिसी में चेंजेस लाए जाएंगे,
उस वे में लैंडिंग की जाएगी। जैसे इंडिया में भी एलपीजी आया था ना, आपको पता है ना, 1991 में एलपीजी आया था, तो वो हमारे ऊपर फोर्स था क्योंकि हमने आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था। वो कहते हैं लोन तो तभी देंगे जब ये पॉलिसी चेंजेस करोगे, ठीक है। तो अगर हम अपनी रिसोर्सेज की फुलर यूटिलाइजेशन करते हैं उसके लिए भी मिल सकता है, और अगर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नहीं है और अगर हमने वो बनाना है उसके लिए भी लोन्स मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टू प्रोवाइड टाइमली फाइनेंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स, के हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको टाइमली फाइनेंस चाहिए, वो टाइमली ख़त्म नहीं हो पा रहे, उसके लिए भी लोन दे देती है। प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज रिगार्डिंग पॉलिसीज़, तो अंडर डेवलप कंट्रीज़ के पास जो भी पॉलिसीज़ हैं और पॉलिसीज़ उनको नहीं समझ आ रही, कुछ भी आ रहा है, तो ये जो वर्ल्ड बैंक है ये इनको पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग इनको समझाने के लिए हेल्प कर सकता है। क्या हेल्प करेगा, इनको बताएगा कि भाई इस तरीके से पॉलिसीज़ बनानी है, एडवाइस करेगा। बेसिकली एडवाइज़र का काम करता है अंडर डेवलप कंट्रीज़ का, एज अ एडवाइज़र है, क्योंकि ये जितनी भी पॉलिसीज़ बनती हैं ये उनके लिए कंड्यूसिव अच्छी रहेंगी, बुरी रहेंगी, क्या रहेंगी, ये उन कंट्रीज़ को जब पता लगता है तब तक तो बुरा हाल हो जाता है। तो डेवलप कंट्रीज़ क्योंकि वो ऑलरेडी उस सिचुएशन से निकल चुके हैं, वो उनको सजेस्ट करते हैं और एडवाइस करते हैं, ठीक है ना। तो वर्ल्ड बैंक ये एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। वो फंक्शंस में अलग क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन में बताऊंगा। नेक्स्ट आ जाता है एनलिस्टिंग फैमिलियर एफर्ट्स बाय अदर डोनर्स फॉर फास्ट डिस्बर्सिंग असिस्टेंस। सिंपल वर्ड्स में जो अदर डोनर्स हैं, अदर डोनर्स मतलब जो भी एक तो मतलब जैसे किसी कंट्री में भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, या कोई ऐसी महामारी आ गई, या फिर कोई फैमिन्स टाइप आ गए, तो जो डोनेटिंग कंट्रीज़ जो होती हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो अंडर डेवलप कंट्रीज़ को डोनेशंस तो देती हैं। तो जो डोनर कंट्रीज़ हैं उनको असिस्ट करना, ताकि वो जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, जो गरीब कंट्रीज़ हैं जिनमें प्रॉब्लम्स हैं, उनको लोन दे सकें। तो उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करती है वर्ल्ड बैंक, ताकि गरीब कंट्रीज़ को ऐसी डोनेशंस या ऐसी ट्रांसफ़र पेमेंट्स आसानी से मिल सकें। तो इससे क्या होता है, गरीब कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। मगर असल ज़िंदगी में आपको लगता है कि डेवलप कंट्रीज़ कभी गरीब कंट्रीज़ का फ़ायदा करेंगी? ये उनको ज़बरदस्ती के लोन देती रहती हैं और उनको आदी बना देती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान, फॉर एग्ज़ाम्पल अफ़गानिस्तान, इंडिया ने भी बहुत लोन लिया हुआ है। तो अब लोन दे लेके करते क्या है, हम आदी बन जाते हैं लोन के ऊपर, हम खुद कुछ करना नहीं चाहते, ठीक है। तो अगर हम खुद कुछ नहीं करेंगे और लोन के ऊपर ही डिपेंडेंट रह जाएंगे, उससे क्या होगा, हमारी इकॉनमी ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। बजाय इसके कि हम अपने घर में वो इंडस्ट्रीज़ डेवलप करें, हम वो इंडस्ट्रीज़ अपने घर में डेवलप नहीं करते, हम बाहर वालों पे डिपेंड कर जाते हैं और बाहर का सामान खरीदते हैं। तो मोर ओवर ये जो डेवलप कंट्रीज़ हैं ये हमें लोन दे के हमारी पॉलिसी में ऐसी चेंजेस लाते हैं ताकि हमारे कंट्री में इनकी कंपनियां आके बिजनेस कर सकें। अब अगर इनकी कंपनियां आके बिजनेस करेंगी तो वो इनडायरेक्टली तो वो सारा का सारा प्रॉफिट कमा के अपनी कंट्री लेके जाएंगे ना। तो सिंपल वर्ड्स में पुराने ज़माने में इम्पीरियलिज्म की थ्योरी होती थी कि भाई किसी कंट्री पे जाओ, हमला करो, उसके रिसोर्सेज को निचोड़ो और उन पर राज करो। आजकल क्या है, आजकल है नियो कलोनियलिज्म, मतलब आपको किसी और कंट्री पे जाने के लिए राज करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस जगह जाके अपनी कंपनियां छोड़ दो, पहले उनको कर्जाई बना दो ताकि वो मना ना कर सके, फिर अपनी कंपनियां छोड़ दो, पेप्सी, कोक, मैकडी, पिज़्ज़ा हट, ये सारी छोड़ दो। उससे क्या होगा, उससे ये सारा का सारा काम तमाम हो जाएगा, ठीक है।